Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter Cell of class 8th. So, without wasting any time, let's start with our chapter. There are millions of the different things around us in this world. तो हमारे आसपास में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। मतलब जहाँ भी कहीं हम रहते हैं हमारे आसपास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट हैं। सम ऑफ देम आर लिविंग एंड सम आर नॉट। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से कुछ तो क्या होंगी, जिंदा होंगी यानी लिविंग होंगी, और कुछ क्या होंगी, नॉन लिविंग होंगी। जैसे कि जो आसपास हमारे जो भी एनिमल्स हैं वो क्या हैं, लिविंग हैं। वहीं जो कोई आसपास में चेयर है, सोफ़ा है, टेबल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नॉन लिविंग हैं। The plants, insects, frog, human being, etc. are living things, while sand, soil, air, water, chair, etc. are non-living things. तो हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, या फिर फ्रॉग्स हैं, या फिर चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो, ये सारे क्या हैं, लिविंग हैं यानी जिंदा प्राणी हैं। वहीं अगर मिट्टी है, हवा है, पानी है, चेयर है, ये सब क्या हैं, नॉन लिविंग चीज़ें हैं यानी इनके अंदर जीवन नहीं है बिल्कुल भी। लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट अलोंग विद नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। तो जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग चीज़ों के साथ एग्जिस्ट करती हैं हमारी इस धरती पे। यानी इस धरती पे जिंदा चीज़ें भी हैं और जो मृत चीज़ें हैं या फिर जिनके अंदर जीवन नहीं है वो चीज़ें भी प्रेजेंट हैं। लिविंग थिंग्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड ग्रोथ। तो जो लिविंग चीज़ें हैं वो जो नॉर्मल कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेने वाला प्रोसीजर। डाइजेशन क्या होता है कि कैसे हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं, कैसे उस खाने को हम पचाते हैं। एक्सक्रीशन यानी कि जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट होता है या फिर बाहर निकाल दिया जाता है। फिर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ करवाना यानी अपनी जनसंख्या को बढ़ाना। द मूवमेंट एंड ग्रोथ। तो इसके अलावा मूवमेंट भी कर सकते हैं लिविंग चीज़ें। मूवमेंट का मतलब होता है कि किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना, और इसके अलावा ग्रोथ भी होती है यानी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है या विकास है वो भी होता है लिविंग चीज़ों के अंदर। दो द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स may perform one or more of these processes, like vehicles can move, but it is only a living thing that can perform all the above functions. पर कुछ ऐसी नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं जो कि हमने जो ऊपर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की बात करी थी उनमें से एक आधा फंक्शन कर लेती हैं। जैसे कि जो व्हीकल्स हैं यानी जो गाड़ियाँ हैं वो क्या कर सकती हैं, वो मूव कर सकते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। पर ये जो लिविंग चीज़ें हैं यानी जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनके जैसे ऊपर वाले सारे प्रोसेसेस को नहीं कर सकती हैं। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग। तो जितने भी जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सारे क्या हैं, लिविंग हैं यानी ज़िंदा चीज़ें हैं। ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ज़िंदा चीज़ें हैं यानी प्लांट और एनिमल हैं, ये एक दूसरे से दिखने में बहुत ही अलग हैं, डिफरेंट हैं। However, all of them are made up of microscopic units called cell. पर फिर भी बेशक ये दिखने में एक दूसरे से इतने ही अलग क्यों ना हों,
पर ये सारे किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। मतलब चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, या फिर वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या फिर हम ह्यूमन बीइंग से क्यों ना हो, हर एक चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। In this chapter, we will study the cell, its part, and the function of various parts of a cell. तो इस चैप्टर के अंदर हम इसी सेल के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो अलग अलग हिस्सों की जो सेल्स हैं वो क्या क्या काम करती हैं उनके बारे में भी हम इन डिटेल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है डिस्कवरी एंड द हिस्ट्री ऑफ अ सेल। तो मतलब सेल की डिस्कवरी किसने की थी, यानी सेल को किसने खोजा था और कैसे क्या क्या आगे इसके अंदर डेवलपमेंट्स आए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। तो एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने सेल को डिस्कवर किया था कौन से साल में? 1665 के अंदर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और कौन से साल में किया था? 1665 के अंदर किया था। He observed the slices of the cork under his self-designed crude microscope. तो इसने इस सेल को कैसे देखा था? किस चीज़ के अंदर देखा था? कि उसने क्या किया था, एक कॉर्क की स्लाइस बनाई थी और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा था। सेल्फ डिज़ाइन का मतलब होता है खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप। उसके अंदर ही उसने उस स्लाइड को ऑब्जर्व किया था। द कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। और ये जो कॉर्क है ये क्या है? जो ट्री की बार्क होती है, यानी जो पेड़ की जो छाल होती है उसका एक हिस्सा होती है। यानी इनडायरेक्टली यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो रॉबर्ट हुक था उसने सेल को किस चीज़ के अंदर ऑब्जर्व किया था। तो या तो ऑप्शन में आपको कॉर्क मिलेगा या फिर बार्क ऑफ ए ट्री मिलेगी। तो इन दोनों में से जो भी, अगर दोनों ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा। तो जो सा भी ऑप्शन मिले वही सही होगा। He took thin slice of a cork and observed them under the microscope. तो उसने क्या किया, वो जो कॉर्क थी उसकी एक स्लाइस को लिया, मतलब एक छोटी सी पतली लेयर को लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। He noticed a large number of compartments in the cork slice resembling the structure of a honeycomb. तो उसने नोटिस क्या किया कि उसको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स दिखे उस स्लाइड के अंदर जो कि हनीकॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर को शो कर रहे थे। हनीकॉम्ब का मतलब होता है कि जो जितनी भी हनी बीज होती हैं वो जो स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, वो जो छाता बनाती हैं, उसको हम हनीकॉम्ब बोलते हैं। तो ये जो कंपार्टमेंट्स उसने देखे, उन्हीं कंपार्टमेंट्स को उसने क्या नाम दिया? फर्दर सेल नाम दिया था। द रॉबर्ट हुक कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। उसने स्लाइस के अंदर क्या देखा? फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ स्लाइड ऑफ अ कॉर्क। उसके अंदर उसने ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स देखे। कंपार्टमेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे कमरे। तो उसने क्या बोला कि ये उसको ऐसे बहुत सारे कमरे दिखाई दिए। उसके बाद उसने वो जो हर एक कमरा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक कमरा है, उसको उसने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सेल को टर्म किया था, कॉइन किया था। कॉइन का मतलब होता है नाम देना। तो उसका सही आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। The Robert Hooke had actually seen the dead walls of a plant cell. तो रॉबर्ट हुक ने वो जो स्लाइड थी उसके अंदर क्या देखा था? जो डेड वॉल थी वो देखा था। मतलब जो कोई भी प्लांट सेल थी उसका जो डेड हिस्सा है, जो मरा हुआ हिस्सा है, उसको उसने ऑब्जर्व किया था।
these cells have lost their living content and look like a little room. तो उसने जिन सेल्स को देखा था उनके अंदर कोई भी लिविंग कंटेंट नहीं था, मतलब वो जो सेल्स थी वो खाली थी, उनके अंदर कुछ नहीं था, इसीलिए वो बिल्कुल छोटे छोटे कमरों के जैसे विजिबल हो रही थी रॉबर्ट हुक को. However, even 150 years after the Hooke's discovery, a very little was known about the cell until improved microscope with the high magnifications were made. और जब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर भी कर लिया था, उसके 150 साल बाद तक भी लोगों को सेल के बारे में इतनी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं थी. उनको इन्फॉर्मेशन कब से आनी शुरू हुई? जब अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स बनने शुरू हुए, क्योंकि सेल को हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. उसके बाद आती है सेल थ्योरी. तो सेल थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सैनिक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम हो, कि सेल थ्योरी है क्या, सेल थ्योरी किसने दी थी. तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं. तो अब हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. 2 German biologists, Matthias Jakob Schilden in 1838 and the Theodor Schwann in 1839 proposed the cell theory of life. तो 2 जर्मन बायोलॉजिस्ट थे. जर्मन बायोलॉजिस्ट का मतलब है कि जर्मनी वो देश से बिलोंग करते थे. और बायोलॉजिस्ट क्या होता है? मतलब वो साइंटिस्ट या वो लोग जो बायोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते हैं या बायो के बारे में चीज़ें पढ़ते हैं. तो उनमें 2 साइंटिस्ट थे ये. अगर आपको ये स्टार्टिंग वाले नाम याद नहीं रहते हैं, मैथियस जैकब, पर आपको ये जो लास्ट वाला नाम है दैट इज़ शिल्डन, और जो दूसरे साइंटिस्ट का लास्ट वाला नाम क्या है? शिवोन. ये दोनों नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं. इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी. इट वॉज फर्दर रीडिफाइंड बाय द रॉबर्ट विर्चोव इन 1855. अब उन्होंने तो 1838 और 39 के अंदर सेल थ्योरी दे दी थी, जो शिल्डन और शिवोन ने थे. पर 1855 के आसपास एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट विर्चोव. उसने क्या किया? इनकी दी हुई जो सेल थ्योरी थी उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया, यानी थोड़ा बहुत बदलाव किया. तो रॉबर्ट विर्चोव के बारे में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हु मॉडिफाइड दी सेल थ्योरी. तो उस टाइम पे आंसर आएगा रॉबर्ट विर्चोव. पर अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु प्रपोज्ड दी सेल थ्योरी, तो उस टाइम पे रॉबर्ट विर्चोव का नाम नहीं आएगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिल्डन और शिवोन का नाम आएगा. अब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में कि आखिर ये सेल थ्योरी थी क्या, कि ये इतनी इम्पोर्टेंट हो गई, इतने ये पॉपुलर हुई. तो इसके 4 पॉइंट हैं सेल थ्योरी के. द सेल थ्योरी स्टेट द फॉलोइंग. तो जो पहला पॉइंट है वो हम पढ़ते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल. तो उन्होंने सेल थ्योरी के अंदर जो सबसे पहली बात कही थी वो ये थी कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हों चाहे वो एनिमल्स हों, वो किस चीज़ के बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं. तो और जो दूसरा पॉइंट है वो ये था कि द सेल्स आर द बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो जो सेल हैं वो क्या हैं? सबसे बेसिक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की. क्या मतलब हुआ है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से? स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बनाना, कोई नया स्ट्रक्चर बनाना. तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो क्या बनते हैं? टिश्यूज़ बनते हैं. जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिलती हैं तो फिर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है. जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है. और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? हमारी पूरी बॉडी बनती है. तो जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट हुआ जहाँ से ये सारी चीज़ें बननी शुरू हुई
वो क्या है? सेल है। और जितने भी जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं वो भी कहाँ से शुरू हो रहे हैं? सेल से शुरू हो रहे हैं। The new cells arise from the pre-existing cells by cell division। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो हर एक नई सेल होती है वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से मतलब ये है कि वहाँ पहले ना कोई सेल ज़रूर प्रेजेंट है, उसी पुरानी सेल से ही कोई नई सेल जन्म लेगी या कोई नई सेल आएगी। नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली। और कोई भी नई सेल ऐसे ही अचानक नहीं आ सकती है। तो तीसरा पॉइंट ये हुआ कि हर एक नई सेल किसी पुरानी सेल से अराइज होगी। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। और कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो इंसेक्ट है, चाहे वो कोई एनिमल है या फिर प्लांट है, वो कहाँ से बनना शुरू होता है? एक सेल से ही बनना शुरू होता है। तो ये 4 पॉइंट हैं सेल थ्योरी के। एक बार हम इन चारों को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। दूसरा ये था कि जो सेल है वो क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तीसरी ये है कि हर एक नई सेल किसी प्री एग्जिस्टिंग यानी किसी पुरानी सेल से मिलके बनती है, उसी के बाद बनती है, और कोई भी सेल अचानक से नहीं आती है। और चौथा पॉइंट ये था कि जो हर एक ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ, उसकी जो ज़िंदगी है वो कहाँ से शुरू होती है? सेल से शुरू होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल, कि यानी सेल के बारे में पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को ध्यान रखना पड़ता है। The cells are the microscopic in structure and can't be seen by the naked eyes। तो जो सेल्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं, यानी हम उनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। सेल को देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ अ सेल because of the improved microscope we have having high magnification। तो आज हमें इतना सब कुछ पता है सेल के बारे में, वो किसकी हेल्प से पता है? माइक्रोस्कोप की हेल्प से पता है, क्योंकि उनके अंदर क्या है? काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिकेशन है, यानी हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को जूम करके देख सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स का पता लगा सकते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर हम इसी माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रोस्कोप 2 टाइप के होते हैं। एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अब हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कौन से ईयर में किया था? 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक ने इसको, सेल को किस चीज़ के अंदर डिस्कवर किया था? कॉर्क के अंदर डिस्कवर किया था। और ये कॉर्क कहाँ मिलती है? जो बार्क ऑफ अ ट्री के अंदर, यानी जो पेड़ की छाल है, ये वहाँ मिलती है। उसके बाद आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन और शिवॉन ने दी थी। कौन से ईयर में दी थी? 1839 और 38 के अंदर उसने सेल थ्योरी दी थी। इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था? रॉबर्ट विर्चव ने उसको मॉडिफाई किया था। कौन से ईयर में? 1855 के अंदर। सेल थ्योरी अब देखते हैं कि बोलती क्या है, क्या उसके पोस्टुलेट्स हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो किस चीज़ से बने होते हैं? सेल से मिलके बने हैं। उसके बाद सेल है क्या? सेल हर एक लाइफ की सबसे जो बेसिक यानी स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल है।
तो यहाँ से MCQ क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपको कोई भी 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उनमें से एक ऑप्शन क्या होगा, सेल, और यही सही आंसर होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये था सेल थ्योरी का कि जो हर एक नई सेल है वो कहाँ से आती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। यानी जो कोई ऐसी पुरानी सेल जो कि ऑलरेडी मौजूद है उसी से कोई नई सेल बनेगी। और जो चौथा पॉइंट था सेल थ्योरी का वो ये था कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, इंसेक्ट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, वो कहाँ से अपनी ज़िंदगी को शुरू करता है, एक सिंगल सेल से ही अपनी ज़िंदगी को शुरू करता है। उसके अलावा हमने इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़े हैं कुछ स्टडी के लिए जिसकी मदद से हम सेल को स्टडी कर सकते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप भी कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के माइक्रोस्कोप्स हो सकते हैं। एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इन माइक्रोस्कोप्स के बारे में हम अगले सेशन के अंदर बात करेंगे।